हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम लोगों को आज पढ़ना है रिलेटिव मोशन। और आज जो रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यदि मैं कहूँ कि ये केवल काइनेमेटिक्स का इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, बल्कि सारे सब्जेक्ट का है, बल्कि इवन यदि ये कहूँ कि पूरे लाइफ का है, ये पूरे इवोल्यूशन का है, पूरे यूनिवर्स का है, तो भी गलत नहीं होगा। बल्कि हो सकता है अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी कम हो जाए, अलग बात है, लेकिन ये सही होगा कहना। तो आज हम लोग सबसे ज्यादा ऑडिबल है, यहाँ पे सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? रिप्लाई करो तो मैं अपना शुरू करूं यार। जय हिंद। ओके, सो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। घबराना मत ये नंबर ऑफ लेक्चर से, क्योंकि आप लोगों को लगा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े और रिलेट करने वाली बातें। सो काइनेमेटिक्स, ये बात क्लास 11th की नहीं है, भले ही लिखा है, लेकिन ये केवल क्लास 11th की नहीं है, ये केवल इस चैप्टर की नहीं है, काइनेमेटिक्स की नहीं है, ये केवल फिजिक्स की नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे हम लोगों की जिंदगी आज बदल जाने वाली है। जो परसेप्शन है, जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कोई भी चीजों को, तो आज के बाद से हम लोग की चीजें बदल जाएंगी। नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपके यहाँ नहीं आ रहा होगा, बाकी तो वॉइस कम आ रही है, कम आ रहा है लिख रहा है कोई कुछ बच्चे कि वॉइस साउंड नहीं आ रहा है। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर, आपका साउंड पहले जैसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग वो आ रहे हैं यार, ऐसा क्यों? तो साउंड सही करवा रहे हैं अभी? हाँ, ओके। हम लोगों को बात करनी है रिलेटिव। रिलेटिव एनीथिंग, मतलब मैं केवल रिलेटिव लिखा हूं। इससे आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे रिलेटिव मोशन, और उसके जस्ट बात जो होगी रिफरेंस फ्रेम। रिफरेंस फ्रेम, इसके बाद नीचे सिस्टम की बात होगी, है ना। आप देख रहे होंगे पहला मैं जो वर्ड लिखा हूं वो लिखा हूं रिलेटिव। साउंड सही नहीं आ रहा है, साउंड सही नहीं आ रहा है। देखते हैं, सही करवाते हैं। अब साउंड सही आ रहा है, देखो तो रिलेटिव मोशन, रिफरेंस फ्रेम, एक जो रिलेटिव बात हो रही है ना, साउंड अभी भी सही नहीं आ रहा है। साउंड नहीं सही आ रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए, करना है ना ये। ठीक, कैसे बच्चे बोल रहे थे? सही है, एनीवे, इतना खराब नहीं लग रहा। वीडियो सही है पर साउंड इज नॉट क्लियर। सर ऑफिस रह गया, ऑडिबल है सर। एनीवे, तो क्या लाउडर नहीं हो पा रहा है क्या? एनीवे, सो मैं आपको बात कर रहा था कि रिलेटिव मोशन की बात कर रहा था। तो यहाँ पे यदि इसको समझने की कोशिश करें, जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है रिलेटिव, पहला पॉइंट आता है
कि दुनिया में सब कुछ रिलेटिव होता है। इससे आपको एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिल सकता है कि जिस किसी को टॉप ऑफ समझते हैं तो रियली में वो एक ग्रुप में टॉप रहता होगा। हो सकता है कि कहीं और के लिए वो लास्ट हो, अंतिम पायदान पे हो, जिसको आप टॉपर कहते हैं, आपके क्लास के टॉपर या आपके आईआईटी के टॉपर या पीएमटी का टॉपर। तो इससे आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो दुनिया में सब कुछ रिलेटिव होता है। यदि आज आप ये समझ लिए, मैं ट्राई करूंगा, हालांकि चैप्टर तो हम लोग ये पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, पर यदि आप रिलेटिव को एक लिया जाए तो जो पेन है, जो हंसी खुशी है, जिसका मेजरमेंट नहीं है, उसकी भी बात रिलेटिव तौर पे की जाती है। तो दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है। यहाँ तक कि यदि माई मास इज 60 kg, यदि मेरा मास 60 kg है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सिंपली आई एम 60 times that of 1 kg which is already defined। मैं उस रिलेटिव के नाम पे, उस पहले से रेफरेंस के नाम पे ही बात कर पा रहा हूं। मतलब ये कहने का, अब साउंड क्लियर है? बच्चे तो बोल रहे हैं नहीं, ये लगा ही नहीं। क्या लगाएंगे? कैमरे का अब क्लियर है साउंड? इज इट क्लियर राइट नाउ? सही है ये? सभी लोग बताएं। एकदम परफेक्ट साउंड? साउंड क्लियर? ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। चलो फिर थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं शुरू में आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है, और ये बात किया था कि बात इस चैप्टर की नहीं है, बात इस सब्जेक्ट फिजिक्स की नहीं है, बात ये केमिस्ट्री मैथ्स और की नहीं है, बात ये हमारे लाइफ की तक की नहीं है। पूरे लाइफ में तो है ही, पूरे ब्रह्मांड में जो भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं सब रिलेटिव है। यहां तक कि पेन, जो पेन मतलब जो आप दर्द महसूस करते हैं, वो भी रिलेटिव है। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। यदि आपको कहीं चोट लगी है और आप कराह रहे हैं, मतलब आप पेन फील कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं, दूसरी जगह ज़्यादा चोट लगा लीजिएगा, हथौड़े से मार दीजिएगा, अपना हाथ दूसरी जगह काट लीजिएगा, और आप जो पेन है ना, वो जो महसूस करते हैं, ब्रेन किस तरीके से रिलेटिव फील करता है, वो जो दूसरा पेन है वो महसूस होने लगेगा, पहला वाला भूल जाएंगे। आप शायद फील भी किए होंगे। तो दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है। और मैं बात क्या कर रहा था, जितनी भी क्वांटिटीज मेजर की गई हैं, क्वांटिफाई की गई हैं, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज तक रिलेटिव है। यदि मैं किसी चीज को मैं बोलूं, मैं हिंदी में कुछ बोलूं किसी अंग्रेज से जिसको इंग्लिश आती हो, तो वो ये हमारे बीच में हम जानते हैं कि इसका मतलब ये है, वो हम बता चुके हैं, असाइन कर चुके हैं। दूसरों को नहीं मालूम है तो नहीं पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यहां तक कि इसी थ्योरी को फील करके आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। मतलब ये चीज को समझ के उनका कहना था कि यदि हम दुनिया को देख पा रहे हैं, चाहे जो एजिंग इफेक्ट, चाहे जो भी आपको दिख रहा है, ये जरूर किसी से प्रभावित होगा, इफेक्ट पड़ता होगा। और जब वो स्पीड पे सोचे तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन के है, वो इसी पे बेस्ड है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज कांस्टेंट विच इज स्पीड ऑफ लाइट। सी से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं होती। इसी पे बेस्ड टाइम डायलेशन भी है, इसी पे बेस्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी है। आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे जब बात आएगी तो, लेकिन हालांकि अभी इतना ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कर रहा था। अच्छा, एक और चीज़ पॉपुलर आप देखे होंगे, यदि आप रिलेटिव को समझ जाएं तो आपको इतना बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा और आपको साइंस में बड़ा मजा आने लगेगा।
हर जगह आपको बड़ा क्लियर होगा कि इसका मतलब ये है, क्योंकि ये तो सबको एक्सप्लेन करता है। तो मैं अभी रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। एक पॉपुलर एक कहानी भी ऐसे है अकबर बीरबल के ऊपर, तो जो हो सकता है कि चीज़ें नहीं हुई होंगी उसको भी उनके ऊपर जोक बना दिया जाता है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। कहा जाता था कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करना है, छोटा दिखाना है, छोटा दिखा देना है, छोटा कर देना है, जो भी आप कह लीजिए। तो बिना मिटाए से छोटा बनाना है। तो छोटा कैसे बनाएं? सच ये है कि दुनिया में कोई भी चीज छोटा बड़ा होता ही नहीं है, रिलेटिव होता है। कोई चीज किसी से छोटी होती है तो वही चीज किसी से बड़ी भी होती है। इससे लाइफ में इंस्पिरेशन क्या ले सकते हैं? आप कितने भी ऊपर चले जाएं, आप डोमेन डिफाइन कर लेते हैं, एक ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं, उसमें कह देते हैं हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, इसे ऐसे ही कहते होंगे। तो आप इसे कह सकते हैं कि आपके लाइफ के रेस में, इस जो चल रहा है करियर के रेस में, कभी भी अब पीक पे और ऐसे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ज़्यादा इंजॉय और इसी को लेके, मतलब जितने भी साधु संत और जितने भी लोग प्रीच करने वाले, उपदेश देने वाले लोग हैं, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सभी लोग ट्राई करते हैं यही समझाने की, लेकिन शायद हो सकता है कि इसकी बात कम करते हों क्योंकि वो शायद फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे। सो अल्टीमेट फिलॉसफी कम से कम आपको मैं आज समझा रहा हूँ। तो जितने भी उपदेश और मोटिवेशनल स्पीचेस, कोटेशन, सब कुछ इसके सामने धराशायी हो सकता है यदि आप इसको आज समझ जाएं। तो हो सकता है कि आज हम लोग इसी में समझने में रह जाएं आज के पूरे लेक्चर में, और उसको पूरा यूज करें हर जगह कि आखिर रिलेटिव क्या होता है। तो इसको कैसे छोटा किया जा सकता है, क्वेश्चन ये है। तो इसका ये मतलब है कि इसके सामने एक बड़ा लाइन खींच दिया, इसको मिटाया नहीं, एक बड़ा लाइन खींच दिया तो ये छोटा हो गया। बहुत बड़ा लाइन कर दूंगा तो उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा, और इनफाइनाइटली लार्ज लाइन खींच दूंगा तो ये उसके सामने ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, गायब माना जाएगा। एग्जैक्टली सेम यदि मैं ये कहूं कि मैं दुनिया में कितना छोटा हूं, अर्थ के रिस्पेक्ट में, सन के, सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में, स्टार्स के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू द स्टार्स, गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में, यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में मैं कितना छोटा, कितना तुच्छ हूं, तो एट द सेम टाइम मैं कहूंगा आई एम अ जायंट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स। मतलब इलेक्ट्रॉन से मैं वैसा ही बड़ा हूं, इलेक्ट्रॉन से मैं उसी प्रपोर्शन में बड़ा हूं, मैं बहुत विशाल हूं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में मेरे से यूनिवर्स बड़ा है, अर्थ बड़ा है, सन बड़ा है। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के बाद से हम लोगों की जिंदगी बदल जाने वाली है यदि इस चीज को ध्यान दिया जाए। तो इसका मतलब दुनिया में कोई गरीब है, कोई धनी है तो रिलेटिव में है। मैं कई बार बात भी किया हूं, आज फिर से यही बात कर रहा हूं कि यदि किसी के पास 1 अरब रुपया है, 1 अरब रुपया है, इमेजिन करना है, अब ये एक्चुअल पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, किसी के पास 1 अरब रुपया है तो वो जिसके पास 10 टू पावर 20 रुपीज है उसके सामने ये भिखारी है, उसके घर में झाड़ू पोछा लगाता है, उसका बाथरूम साफ करता है। लेकिन वही 1 अरब रुपए वाले के घर में जिसके पास 100 रुपए है, वो वाला जाके 1 अरब वाले के यहाँ झाड़ू पोछा लगाता है। जिसके पास 100 रुपए है वो 10 टू पावर -10 वाले से इनफाइनेटली लार्ज रीच है। तो ये हमको लगता है कि सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स, कोटेशन, स्टोरीज और प्रीच, उपदेश, स्क्रिप्चर्स जितने भी हमारे धर्म में है और सिखाने वाले हैं, प्रॉफिट जितने भी आए संदेश देने वाले, गॉड का सो कॉल्ड, तो हमें लगता है कि
सब इसके सामने ही ध्वस्त हो जाते हैं। इसका मतलब आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं एग्जांपल भी लिया था कि बिना रेफरेंस के दुनिया में कोई भी चीज डिफाइन नहीं है, कोई भी चीज डिफाइन नहीं है। रेफरेंस, एंड दैट रेफरेंस इज रिलेटिव ऑब्वियसली। यदि मैं आपसे कहूं कि मेरा 60 kg है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं 60 kg का हूं। 60 kg तभी मतलब है जब 1 kg ऑलरेडी डिफाइन है। आई एम 60 टाइम्स ऑफ दैट 1 kg विच इज ऑलरेडी डिफाइंड। रिलेटिव टू दैट आई एम 60 टाइम्स। ठीक है, तो पेन वाली बात और दर्द वाली और ये सब चीजें, सो ये एक बात हुई। और इसको अब आप लोग हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। यहां तक कि आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो मैं बात कर रहा था, वो भी आप सोचिए कि वो कितने इंटेलिजेंट थे, जीनियस माइंड, कि उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को सोच के कहा कि क्या उससे ज्यादा किसी की स्पीड होगी तो क्या होगी। उनके पास कोई प्रूफ इस तरह का नहीं था। उन्होंने कहा दिस इज अल्टीमेट स्पीड इन द यूनिवर्स, और उसी को लेके उन्होंने टाइम तक रिलेटिव कर दिया। और बात हुई टाइम डायलेशन की। अगले क्लास में यदि या फिर कभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइम रिलेटिव होता है। ट्विन पैराडॉक्स किस तरीके से, एक ही आप सुने भी होंगे कि जुड़वा बच्चे थे और एक स्पीड ऑफ लाइट से पूरा इधर उधर घूम के 60-70 साल बाद आया तो वो बच्चा ही रह गया, और यहाँ वाला जो अर्थ पे था वो बूढ़ा हो चुका था, जबकि दोनों एनीवे सो हमको लगता है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक तो बड़ा पॉइंट है रिलेटिव, एक तो बड़ा पॉइंट है रिलेटिव। दूसरा उस रिलेटिव में ही इसमें तो सब कुछ है इसमें, लेकिन ये हम लोगों को पढ़ना है। इसका मतलब जब सब कुछ रिलेटिव होता है दुनिया में, यदि दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है तो मोशन भी रिलेटिव होता होगा, पोजीशन भी रिलेटिव होता होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ दुनिया में रिलेटिव होता होगा फिर तो इसका मतलब हम लोगों को यह पढ़ना है। और जो इन दोनों की बात हो रही थी वही बात दोनों के लिए जरूरत है, और स्पेसिफिक तौर पे हम किस तरीके से देख रहे हैं। 1 kg के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मेरा 60 kg, मैं 60 kg का, यदि रेफरेंस फ्रेम टाइम्स के नाम पे 5 kg बना दिया जाए, आई एम 12 टाइम्स ऑफ दैट 5 kg। 5 kg को रेफरेंस बना दें कि यूनिट यही रहेगा, तो उसे तो मैं 12, तब तो 12 ही हूं। मतलब 5 kg इज इक्वल टू 1 चाउ माउ सपोज, सो आई एम 12 चाउ माउ, मतलब कुछ भी ऐसे डिफाइन कर लूं तो आप सोचिए कि किस तरीके से। सो यदि आप इसको समझ रहे हैं ना, इसको आपको पता है, यदि आप अच्छे से समझें और अप्लाई करना सीख जाएं, देखना सीख जाएं, कीन ऑब्जर्वर हो जाएं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप कुछ डिस्कवर करेंगे या इन्वेंट करेंगे या कोई चीज ऐसा करेंगे जो दुनिया याद रखेगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग बड़ा काम किए हैं या कुछ बनाए हैं, कुछ कहे हैं, कुछ लिखे हैं, आर्टिस्टिक फॉर्म में कुछ बड़ा नाम कमाए हैं, तो कोई अलग से नहीं आए, हम ही आपके बीच में से रहे हैं। तो ये देखने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए और कभी भी हताश निराश मत होइएगा। यदि आपका कुछ मार्क्स है, 300 में से आप 20 नंबर पाए हैं, तो आप मत देखिए कि कोई 250 पाया है। आप देखिए मोटिवेशन के तौर पे, आप ये देखिए मोटिवेशन किस तरह से ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। 10 नंबर को देख के खुश रहिए और 22-25 नंबर को देख के रेस में लगे रहिए कि कम से कम कुछ लोगों से हम आगे निकल जाएंगे। 250 देखने पे फ्रस्ट्रेशन होगा, और खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप अपने आप को सही रास्ते पे रखते हुए आप 20 नंबर पाए हुए हैं, तो आप 18, 17, 10, 5, 0 माइनस देखें। कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आप खुश रहेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, ओके। और मैं वैसे भी मैं कई बार बोला भी हूं कि पोटेंशियल सभी बराबर होते हैं। उनके पैटर्न, उनके तरीके, उनकी सराउंडिंग, उनका जो जर्नी होता है वो इस तरह का हॉन्ट करता है, इस तरह का पीछा नहीं छोड़ता, इस तरह से
कि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर अच्छा नहीं कर पाता। एनीवे, हमको लगता है कि अब तो ये क्या है, तब रिफरेंस फ्रेम क्या है? सो रिफरेंस फ्रेम है हम कहां से चीजों को देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किससे रिलेट करके देख रहे हैं, किससे कितना टाइम्स या कितना फोल्ड, कितना बाई देख रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को क्या बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बहुत अफसोस है कि मैं फिजिकली आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं हूं, नहीं तो मैं क्लास में जो बोलता हूं सबसे पहले रिलेटिव मोशन में यहीं से शुरुआत करता हूं कि आप हमको बताइए कि मैं रेस्ट में हूं कि नहीं। तो बच्चे तो अपना थोड़ा दिमाग लगा कर देते हैं, सर रेस्ट में नहीं है, कहीं से पता किए रहते हैं, मेरा लेक्चर चाहे सीनियर से मिले होते हैं। मैं तो फिर मेरा क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा, ये हमको बताओ कि तुम हमें रेस्ट में देख रहे हो कि नहीं। तो सब बच्चे बोलते हैं कि हाँ आप तो रेस्ट में दिख रहे हैं। सो किसी चीज का रेस्ट में होना, रियली एब्सोल्यूट रेस्ट, और रेस्ट में दिखना, होने और दिखने में अंतर होता है, बस अल्टीमेट फिलॉसफी दिस इज। मैं तो ऐसे मोशन की बात कर रहा था। तो ये क्या है, चीजें बड़ा छोटा दिखना और रियली में एब्सोल्यूट होना अलग बात है। और यहीं पे एब्सोल्यूट को कैंसिल किया जाता है कि दुनिया में एब्सोल्यूट और आइडियल चीजें है ही नहीं। हो सकता है कि जिसको हम लोग एब्सोल्यूट माने हैं वो तभी तक है जब तक वो और भी, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट, यही एब्सोल्यूट, ठीक है। जब तक हमें और ज्यादा स्पीड की बात नहीं हो पा रही है तब तक ठीक है, यही सही। लेकिन इतिहास गवाह है, साइंस की जर्नी देखिएगा, जो चीजें कभी कही गई थी आगे गलत हो गई, और आज जो सही हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, आगे वो फिर से गलत हो सकती हैं। और जिस दिन गलत हो जाएगी और चीज़ें जो गलत होती हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो जाती हैं, बल्कि सच ये है कि वो एक पर्टिकुलर डोमेन में, पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में करेक्ट होती हैं, यूनिवर्सली नहीं होती, वो कंडीशनली होती हैं। और फिर इसके बाद कहा जाता है कि जब ये नहीं होगा तब ये होगा। तब बात होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। और फिर उसकी बात होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल आ जाता है, और फिर होता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, व्हिच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, एवरी फेनोमेना इन द वर्ल्ड। एनीवे, फिलहाल टिल नाउ मैं अभी तक की बात कर रहा हूं। फिर से साइंस ऐसा ही है, साइंस तब तक अपनी बात करता रहता है, उसमें बदलाव होता है तो कहता है कि दिस इज कंडीशनली ट्रू। सो इसका मतलब यह है कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूं कि आपका हर नजरिया ऐसा रेफरेंस फ्रेम लेके जिंदगी जीना है आपको, ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिससे आपको खुशी मिले। किसी भी तरह की सिचुएशन में आपको बस खुशियां ही खुशियां नसीब हो, और नसीब क्या हो, फिर से वही नसीब भी रिलेटिव, वही वाली बात। किसी को कोई नसीब वाला बोलता है कि उसके पास वो ऐसे परिवार में पैदा हो गया कि वो उसके पास बहुत पैसे हैं, ऐशो आराम है। आप पता करिएगा, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा सफरिंग में हो सकता है ज़्यादा सफ़र कर रहा हो, ज़्यादा दुखी हो। आपको लगता होगा क्योंकि आपने रेफरेंस केवल पैसा बनाया था, आपने हेल्थ नहीं बनाया, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं बनाया, बहुत सारे पैरामीटर में वो बहुत पीछे है, बहुत दुखी है। आपने पैसे का एक रेफरेंस बना के किसी को बोल दिया कि वो बहुत अच्छा है आपसे। मैंने देखा है स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में, जो हंसी मैं देखा हूँ, जो खुशियाँ देखा हूँ, छोटे टीवी में, झुग्गी झोपड़ी में, स्लम एरिया में, वो मैंने बड़े बड़े घरों में नहीं देखा। शायद मैं कहूँ अपने घर में भी नहीं देखा, तो ये सही होगा। तो हमको लगता है कि इसको यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं।
और किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, आप मोटिवेशनल स्पीकर को खूब सुनते हैं, रोज एक वीडियो सुनते हैं, कई लोगों तो मैं ऐसे भी सुना हूं कि रोज एक देखते हैं कि इनका फलाने का तो उनका तो रॉबिन शर्मा का तो शिव खेड़ा का तो संदीप महसूरी का। कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी, आप किसी से कम नहीं हो, आप अपनी जिंदगी इसको लेके जीना और देखना रेफरेंस फ्रेम बदल के कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एनीवे, सो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन हम लोगों को पढ़ना है और रेफरेंस फ्रेम से सब बात करनी है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब है कहां से कोई चीज देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहां है। इफ यू आर ऑब्जर्वर, वेयर आर यू। इफ आई एम ऑब्जर्वर, मैं कहां हूं, कोई भी ऑब्जर्वर कहां है, वही रेफरेंस फ्रेम है। चाहे किसके रिस्पेक्ट में कोई बात हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है, दैट इज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम तो जहां पे है मोशन के लिए रेफरेंस फ्रेम है, नहीं तो बाकी क्वांटिटीज के लिए और अदर चीजों के लिए रेफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को रिलेटिव मोशन को समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए समझते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में शुरुआत कहां से होगी? ऑब्जर्वेशन में। पोजीशन, चेंज इन पोजीशन के रेट का बदलने का रेट, दैट इज एक्सेलरेशन सफिशिएंट। इसका मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ज्यादा जो ज्यादा साउंड करेगा, तीन चीजें। पोजीशन रिलेटिव होता है, वेलोसिटी रिलेटिव होती है, एक्सीलरेशन रिलेटिव होता है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो आज तक पढ़े बिना विदाउट नोइंग रिलेटिव मोशन, क्या वो सब गलत था? नहीं। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मान ली जाती हैं। जो कुछ इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, अंडरस्टूड था वो कि अर्थ को रेस्ट में, ग्राउंड को रेस्ट में रेफरेंस मान के, रेफरेंस आ गया, रेफरेंस मान के बातचीत हो रही थी। अब ये नहीं कहना है कि यदि सर आप पढ़ाए हैं, सब कुछ रिलेटिव है, तो वेलोसिटी दी गई बस की, ट्रेन की, फलाने की, ढेमकाने की, आपको देना चाहिए था किसके रिस्पेक्ट में है। तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है भाई? ग्राउंड को, अर्थ को रेस्ट में मानना है। क्या मानना है? रेस्ट में, ग्राउंड को या अर्थ को रेस्ट में मानना है, जो कि रियली में रेस्ट में नहीं है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट बहुत हाई स्पीड से घूम रही है, और यदि इक्वेटर पे हम अपने आप को मान लें, अपने घर को, अपने शहर को, बनारस को, उसकी स्पीड है, जान के आश्चर्य करेंगे, 1600 किलोमीटर पर आवर, नियरली 1600 किलोमीटर पर आवर, विच इज मोर देन सुपरसोनिक जेट फाइटर्स। मतलब जो अभी तक जेट फाइटर अभी सुने होंगे, रफाल आया है, फलाना ढेमकाना आया है, उस तरह के कंपेरेबल स्पीड से मैं भाग रहा हूं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमेशा रिलेटिव होता है। हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, और यदि इसको ध्यान दिया जाए तो इसका मतलब साफ है कि पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे जो भी बातें हुई थी, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मान लिया गया। तो कहीं पे क्वेश्चन लिखा रहे, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड 40 मीटर पर सेकेंड, तो अभी मत कहना कि अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, बिना रिस्पेक्ट के स्पीड वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं दिया है? तो क्या मानना होगा? अर्थ रेस्ट में है और ग्राउंड रेस्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट पोजीशन। दूसरा पॉइंट ये हो रहा है पोजीशन हमेशा या तो पॉइंट और ओरिजिन की बात होती है, या फिर जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात होती है तो रियली में जो डायमेंशन की बात होती है, उसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन पॉइंट माना जाता है।
जब हम लोग फोटो में ग्राफिकली मैं दिखाऊंगा तो पॉइंट ओरिजिन होगा और उससे पोजीशन R1 R2 RA RB होता है। लेकिन सुने होंगे बस का पोजीशन, बस ए का पोजीशन बस बी के रिस्पेक्ट में, उनके बीच में अब इतनी दूरी होने लगती है कि हम लोग बस को जो एक डायमेंशन है, पॉइंट नहीं है, उसको पॉइंट माना जा सकता है। फिर से वही रिलेटिव बात आ गई, क्योंकि हम जिस डायमेंशन की बात करने जा रहे हैं उस डायमेंशन के, उस मीटर, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो बस का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जो डायमेंशन है, उसको नेग्लिजिबली स्मॉल मान के जहां पर है उसे पॉइंट माना जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भले ही अर्थ एक बहुत बड़ा हो हम लोगों के मोशन और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, पर जब गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में बात होती है, सोलर सिस्टम, सन कितना दूर है, मून कितना दूर है, गैलेक्सी में यदि अर्थ से कुछ बात करें तो अर्थ पॉइंट की तरह में दिखता है, और अर्थ से किसी स्टार की दूरी की बात होगी। अब अर्थ का 6400 किलोमीटर रेडियस वाला अर्थ को पॉइंट दिखता है उस गैलेक्सी के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से एक बड़े से बड़े चीज को हम लोग नेग्लिजिबली स्मॉल डायमेंशन का मान के उसे पॉइंट मान लेते हैं। और वही वाला मेरा डायमेंशन जिसको अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा कहा जा रहा था, वही इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मैं बहुत ही बड़ा हूं और आप भी बहुत बड़े हैं। सो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आते हैं रिफरेंस फ्रेम की जो बात हो रही थी, रिफरेंस फ्रेम की जो बात हो रही थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि रिफरेंस फ्रेम रियली में कितनी तरह की होती है, रिफरेंस फ्रेम कितनी तरह की होती है, ये देखने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, रिफरेंस फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं। सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखें कि रिफरेंस फ्रेम रियली में क्या मीन करता है और कितने तरह का होता है। ठीक है, सभी लोग देखें। रिफरेंस फ्रेम, रिफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शिया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, ये इनर्शिया से, जड़ता से, जड़त्व से लिया गया है, हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। सो वहां से ये बात हो रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि दो डिवीजन करने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर दो ही क्यों पड़ी। पहले तो जरूरत क्यों पड़ी डिवीजन की, और दूसरा दो ही क्यों, तीन तरह की क्यों नहीं, चार तरह की क्यों नहीं, दो क्यों, और ये है क्या, ये बड़ा पॉइंट है। तो इसकी बात तो हो चुकी है। रिफरेंस फ्रेम कहिए, चाहे फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहिए, चाहे ऑब्जर्विंग फ्रेम कहिए, चाहे फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहिए, सब एक ही बात है। फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहिए, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर कहिए, फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहिए, रिफरेंस फ्रेम कहिए, रिलेटिव टू समथिंग कहिए, सब एक ही बात है। आपका मन करता है तो सब लिख भी सकते हैं कि फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रेम ऑफ और करके लिख भी सकते हैं, सब एक ही बात है। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसके रिस्पेक्ट में कोई चीज देखा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज देखा जा रहा होगा
आपको यदि महसूस करना है, फिजिक्स सीखना है, तो वो रिस्पेक्ट में आपको खुद ही जाके बनना होगा। यदि आप ऐसा करना सीख गए तो फिर मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि दो क्यों? दो मैं बताता हूं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडिटी या फिर जर्क और एक्सेलरेशन फील करने वाली बात को लेके ये बनाया गया है। पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट, जो हम महसूस करते हैं जर्क या एक्सेलरेशन, कभी भी हम लोग किसी बंद कमरे में रेस्ट में रह के वेलोसिटी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन किसी बंद कमरे में, बंद लिफ्ट में, बंद ट्रेन में, बस में, किसी बंद क्लोज चीजों में, और सब कुछ रेस्ट में रहे, आप भी रेस्ट में रहें, तो आप वेलोसिटी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी वेलोसिटी जो पूरा सिस्टम चल रहा है, कोई दूर दूर तक रिफरेंस नहीं है ताकि आप पता कर सके कि आप रियली में चल रहे हैं कि नहीं। पर एक्सेलरेशन महसूस करते हैं, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, मुड़ेगा तो, है ना। वही वाला, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो आगे वाला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही वाला है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कह लीजिए, चाहे एक्सेलरेशन फोर्स को महसूस करने की बात को लेके ये दोनों बातें आई हैं। इसका मतलब हम कहां से किसी चीज को देख रहे हैं वो दो तरह का हो सकता है, या तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 0, या तो एक्सेलरेशन किसका, आप लोगों को समझ में आ रहा है किसका? फ्रेम का। और फ्रेम का मतलब जहां से होके आप देख रहे हैं। अब कई लोग सर ये कम समझ में आ रहा है, कहां से होके देख रहे हैं, जहां से होके देख रहे हैं, ये सब यदि आपकी बात हो रही तो मैं बता देता हूं क्या प्रॉब्लम कम समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ, सभी लोग समझने की कोशिश करना, फोकस करो मेरी बात पे, सभी लोग, एक एक लोग। इमेजिन करो रोड पे कोई बाइक वाला जा रहा है, इमेजिन करो रोड पे एक बाइक वाला ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ओके। मैं ये समझा रहा हूं, रेफरेंस फ्रेम समझा रहा हूं ना, रेफरेंस फ्रेम, और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बाइक वाला 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो बाइक वाला अपना जा रहा है, देखने वाले लोगों को सुनो, मैं रोड पे बगल में खड़ा होकर देख रहा हूं कि बाइक वाला उधर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कोई लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, ग्लास का लिफ्ट है, ट्रांसपेरेंट है, देख सकता है। कोई आदमी है लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, बुर्ज खलीफा उतना ऊंचा जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, और देख रहा है नीचे एक बाइक वाला जा रहा है। एक एरोप्लेन में टेक ऑफ किया है ऐसे एंगल पे, और वो देख रहा है बाइक वाले को। उधर से एक आदमी 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और बाइक वाले को देख रहा है। एक आदमी बस में इधर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, बाइक वाले को देख रहा है, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी हुई, एक बाइक वाला जो जा रहा था उसी के पीछे बैठा हुआ एक आदमी देख ही नहीं पा रहा था कि वो जा भी रहा है, वो तो बगल में जमीन उमीन देख लिया था, नहीं तो उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में था। मेरे कहने का ये मतलब है कि उस बाइक वाले को देखने वाला ऑब्जर्वर बस में हो सकता है, प्लेन में हो सकता है, लिफ्ट में हो सकता है, उधर से आ सकता है, खड़ा रह सकता है, वो पता नहीं किसी भी तरीके से रहते हुए उस बाइक वाले को देख सकता है। और सभी के लिए अलग अलग वेलोसिटी, डायरेक्शन, सब कुछ होगा, एक्सेलरेशन और फलाना, दिस दैट, डिस्टेंस, एवरीथिंग सरप्राइजिंग। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, पोजीशन, यदि कोई उधर खड़ा है, जो मेरे रिस्पेक्ट में यदि कोई खड़ा है उधर, ये देखो, ये पेन मेरे रिस्पेक्ट में ये पश्चिम की तरफ है, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में कहेगा कि ये दक्षिण की तरफ है, किसी और के रिस्पेक्ट में ये पूरब की तरफ है, किसी के रिस्पेक्ट में ये डाउन है,
और किसी के रिस्पेक्ट में ये अप है। सरप्राइजिंग पोजीशन बता रहा था मैं अभी, मतलब कोई कह रहा था कि ये पेन मेरे से पश्चिम में है, तो कोई बता रहा था नहीं नीचे है, ये कोई कह रहा है ऊपर है, और पेन वही है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? यदि आप समझ रहे हैं, फार्मूला कब स्टार्ट होगा? कोई रिया पता नहीं क्या जो भी है, फार्मूला तुम्हें बता दूं, जो लोग फार्मूला का वेट कर रहे हैं वो फार्मूला ही यदि देखना है तो किताबों में है, जाके देख लेना। फार्मूला जानने से ही चीज़ें समझ में आ जाती, तो आज मैं इतना बड़ा लेक्चर नहीं दे रहा होता। तो इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश करो, और फार्मूला छोड़ो, फार्मूला तो कुछ है ही नहीं, फार्मूला में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यदि 0 है फ्रेम, इसका मतलब जो ऑब्जर्वर था ना, लिफ्ट में ऑब्जर्वर था तो वो लिफ्ट फ्रेम है, बस में था तो बस फ्रेम है, किसी कार्ट पे था तो वो फ्रेम है, रिक्शे पे था वो फ्रेम है, ग्राउंड पे था तो ग्राउंड ही फ्रेम है। मतलब ऑब्जर्वर को घेर देना है, ऐसे 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 ऐसे, और यदि वो चल रहा है ऑब्जर्वर तो उसको चलाना है। दैट फ्रेम, फोटो फ्रेम देखे होगे, चाहे देखे होगे न्यूज में देखे होगे कि कोई बम ब्लास्ट करके देखा है, सीसी कैमरे में कैद हुआ है, तो ध्यान देते होगे उसमें दिखाता होगा, फ्रेम बना दिया होगा। दैट इज फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ वो रखने वाला उसको बना दिया और कह रहा है कि ये पॉइंटेड रहता है, बम रख के भागता है कि ये देखिए ये है वाहियात आदमी, ये है आतंकवादी, ये देखिए रख के कुकर, साइकिल पे बम और फलाना रख के भाग रहा है, तो फ्रेम बनाते होंगे, ब्लिंक करता हुआ ऐसे चलाता रहता है। दैट इज फ्रेम। सो ऑब्जर्वर जहां है उसे ही, वो कहां है उसे ही फ्रेम कहते हैं। अच्छा, ए फ्रेम, यदि वो फ्रेम एक्सिलरेटेड है, जो जिसको देखा जा रहा है वो नहीं, जहां से देखा जा रहा है, जो ऑब्जर्वर है, दो चीजें हैं ना, एक तो किसी चीज को देखा जा रहा है और एक देखने वाला है। तो देखने वाला होता है रिफरेंस फ्रेम। मैं कहां हूं, यदि वो जिसको मैं देख रहा हूं वो एक्सेलरेटेड है, क्या है, मोशन में है, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या हैं, हम एक्सेलरेटेड हैं कि नहीं, उससे डिपेंड करता है कि इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और ये किसके लिए है? एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप लोग लिख सकते हैं, यहां पे क्या है, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट, v कांस्टेंट है ये, और जीरो कांस्टेंट ऑलवेज, या तो रेस्ट में रहे या तो कांस्टेंट रहे, एंड दिस v इज वेरिंग। समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है आप लोगों को। कोई बोल रहा है कि वो भी किसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, बिल्कुल सही प्रणव साहू। अभी धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी कि वो भी किसी के रिस्पेक्ट में ही है, और ये रिस्पेक्ट ही चलता रहेगा, तो ये भी ठीक है। सो जल्दी से सभी लोग लिख लो, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आज हम लोगों को यही समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो जल्दी से इसको लिख लो, ये वाला लिख लो, रिलेटिव मोशन का एक पॉइंट है। पिछला वाला भी जो लिखा था वो लिखना चाहिए था, और ये लिख लो, और नीचे लिख लो कि क्यों दो डिवाइड है ये। इसके नीचे लिखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड with respect to inertial frame of reference. Write down it. ध्यान से, ये पता नहीं कोई बोले प्लीज इफ एनीवन नोज इट, मतलब जो मैं बता रहा हूं तुम जानते हो। एनीवे, सो इनर्शियल, इसके नीचे लिखो नीचे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स
laws of motion are valid. Newton's laws of motion are valid with respect to inertial frame of reference. Newton's laws of motion are valid with respect to inertial frame of reference. Newton's laws of motion, नीचे लिख लो, Newton's laws of motion are valid with respect to inertial frame of reference. With respect to inertial frame of reference. और इसके बारे में लिख लो यहां पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर इनवैलिड. इसके बारे में लिख लो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर इनवैलिड. Newton's laws of motion are invalid with respect to non-inertial frame of reference. Newton's laws of motion are invalid with respect to non-inertial frame of reference. और किताबों में इसको अच्छे से नहीं दिया हुआ है, पता नहीं क्यों डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया है कि इसके रिस्पेक्ट में, जबकि सच ये है कि सूडो फोर्स और डेलिम्बर्ट प्रिंसिपल को लेके जब हम लगाते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड भी हो जाता है. तो किताबों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, किताब का नाम लेना सही नहीं है, ऑलमोस्ट सारी ही किताबों में इसी तरह की बात की हुई है. तो जो मैं महसूस किया, समझने की कोशिश किया, यदि हम एक सूडो फोर्स, हिडन फोर्स लगा देते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाता है, तो आखिर फिर क्यों कहा जाता है ये कि वैलिड नहीं है. जो 3 लॉज पढ़ते हैं हम लोग आगे, तो हम लोग को आने वाला है, पढ़ने वाले हैं, उस समय और ज़्यादा आपको क्लियर होगा. तो क्या लिखना है, थोड़ा ऐड कर लेना. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर इनवैलिड या नॉट वैलिड. इनवैलिड या नॉट वैलिड एक ही बात है. नॉट अप्लीकेबल एक ही बात है. सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर इनवैलिड विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आफ्टर कंसिडरिंग रियल फोर्सेज ओनली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है ये अब सही मैं लिखवा रहा हूं तो सही लिखवा रहा हूं. किताबों में पता नहीं क्या वो हो सकता है कि ये सीरीज चला रहा होगा, तो डे-लिम्बर्ट प्रिंसिपल, चाहे सूडो फोर्स, कोरियोलिस फोर्स को हो सकता है पता नहीं लगाने के बाद तो चीज़ें वैलिड हो जाती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया है, जो कि हमें गलत लगता है. सो क्या लिखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड और इनवैलिड विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस after considering real forces only. After considering real forces only. मतलब केवल रियल फोर्स को यदि हम लोग कंसीडर करें तो सिस्टम पे जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये फिर इनवैलिड होता है. अब क्वेश्चन होता है कि सर ये कम समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना. ये जो आप लोगों को सूडो फोर्स बोल दिया, डे-लिम्बर्ट प्रिंसिपल बोल दिया, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही इनवैलिड NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्यों हो रहा है, तो सब कुछ आज तो नहीं समझोगे, तो बस आज लिख लो ना, और ट्रस्ट फेथ, मतलब आप बिलीव करिए कि मैं आपको समझा लूंगा जब जरूरत पड़ेगी. तो और NLM की बात हो रही है तो NLM में ही समझेंगे सूडो फोर्स और सब, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा. फिलहाल हम लोग को रिलेटिव मोशन वाली बात करनी थी और कंप्लीट लिखना था, तो वो लिख लिए हैं. ठीक है, सो आप लोग लिख लिए होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा बता ही देता हूं. इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं बस में जा रहा हूं,
मैं बस में परमानेंट मैं रुका हूं। फोकस करो, यदि मैं परमानेंट रुका हुआ हूं तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं। परमानेंट रुक के कोई चीज देख रहा हूं, चिड़िया उड़ रही है, कोई चीज दौड़ रहा है, बाइक वाला जा रहा है, कार वाला आ रहा है, कुछ भी। यदि मैं रेस्ट में हूं तो मैं किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं? मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं। लेकिन मैं यदि बस में बैठा हूं और मेरी बस चल रही है तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं? मैं बस में बैठा हुआ, बस चल रही है और मैं बाहर देख रहा हूं, पेड़ को देख रहा हूं, बस को, दूसरे बस को देख रहा हूं, चिड़िया चुड़ुंग जो भी सबको देख रहा हूं और मैं बस में मोशन कर रहा हूं, तो किस फ्रेम में हूं? तो सब बच्चे बोलने लगते हैं कि सर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। गलत है। यदि मेरी बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा। चीजों को देखने का, दुनिया को देखने का जो अभी फ्रेम है जहां पे मैं बैठा हूं, अभी भी इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो नेचर है वो वेलोसिटी से नहीं, एक्सिलरेशन से होता है। किससे होता है? एक्सिलरेशन से। तो इसका मतलब मैं कहूं कि मैं ऑब्जर्वर बाहर की दुनिया देख रहा हूं और मैं बस में बैठा हूं, मेरी बस चल रही है, तो मैं किस फ्रेम में हूं? तो आप कह देंगे कि किसी भी दोनों में किसी भी फ्रेम में हो सकते हैं। यदि मेरी बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो जो मैं दुनिया देख रहा हूं उसको कहा जाएगा, ये जो रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो फ्रेम है वो इनर्शियल है। यदि मेरी बस एक्सेलरेट कर रही है तब नॉन इनर्शियल है। याद रहेगा? विनय सिंह और कई लोग आपस में सूडो फोर्स को लेके बात करने लगे। मैं तुम लोगों को बता दिया तो भी समझ नहीं रहे हो। मैं कहा सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स, हिडन फोर्स, वर्चुअल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, डी एलिम्बर्ट प्रिंसिपल, और कैसे क्यों होल्ड नहीं, ये सब आगे समझेंगे। तो क्यों अभी बात कर रहे हो? गजब हो यार। मैं तुम लोगों को मना किया हूं कि चैट मत करो, ऐसे कुछ भी। पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। विकास चौहान, कोई बात नहीं यार, मैं पूरा इतना आसानी से क्लियर कैसे हो जाएगा? यदि पूरे साइंस की अल्टीमेट फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप चीजों को बस अभी फ्रेम, ये बस डिफरेंशिएट कर पाए आप। मेरा मकसद ये है कि आप बस इन चीजों को क्या कर पाए? डिफरेंशिएट कर पाए। जिन चीजों को मैं देख पा रहा हूं, एक बाइक वाले को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं बाइक वाले को, तो बाइक वाले की स्टडी होने वाली है। रिफरेंस मैं हूं, ऑब्जर्वर मैं हूं, फ्रेम मेरा है, ठीक है। और उसके एक्सेलरेशन और रेस्ट और जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। भाड़ में गया सिस्टम ऑब्जर्व करने वाला। मैं यदि एक्सेलरेटेड हूं, मेरे से डिफाइन होगा कि फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिख रहा है, मेरे से डिफाइन होगा कि ये जो फ्रेम है ऑब्जर्वेशन का, रिफरेंस जो है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। यदि मैं बताया तो मैं बस में हूं, बाहर किसी डॉग को दौड़ते हुए देख रहा हूं। डॉग एक्सेलरेटेड है, रेस्ट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ रहा है, उससे मतलब नहीं, वो तो उसको तो मैं देख रहा हूं। मैं किस में हूं देखने वाला, वो बताएगा कि जो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, रिफरेंस फ्रेम है, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर है, उसी की बात हो रही है। ये वो क्या है? तो मेरी बस परमानेंट रुकी है तो भी इनर्शियल फ्रेम है। यदि मेरी बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो भी इनर्शियल फ्रेम है। यदि मेरी बस एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यदि मेरी बस कांस्टेंट स्पीड से मुड़ रही है,
कांस्टेंट स्पीड से तो भी एक्सेलरेशन है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन है तो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बोलो। यदि अब इतने पे भी क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा और वेट करो ना, कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कुछ और वेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ध्यान से सभी लोग मेरी बात समझेंगे। पहले तो ये कि मैं कैमरे को देख रहा हूं, बड़ा पॉइंट आप समझने की कोशिश करो। मैं कैमरे को देख रहा हूं, कैमरा हमको रेस्ट में नजर आ रहा है, तो ये रिलेटिव है। कैमरा मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्या रियली में कैमरा रेस्ट में है? नहीं। इससे आइडिया लग गया होगा दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है। समझ में आ रहा? मैं बगल में दीवार देख रहा हूं, रेस्ट में है। क्या रियली में रेस्ट में है? वो तो अर्थ के साथ घूम रहा है पूरा दीवार, कैमरा, मैं पूरा अर्थ के साथ में अपने एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा है, स्पीड तो है ही। पूरा अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है, पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पॉइंट ऑफ सिंगुलर, गैलेक्सी का सेंटर के अबाउट घूम रहा है। एंड होल गैलेक्सी मिल्की वे, आकाश गंगा, वो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बिग बैंग जहां हुआ था उसके अबाउट घूम रहा है। भला मैं कैसे रेस्ट में हो सकता था? लेकिन मैं तो देख पा रहा हूं कि चीजें मेरे आसपास में सब रेस्ट में है। तो ये जो रेस्ट वाला दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? रिलेटिव दिख रहा है। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एनीवे, तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा। अब मैं इतना जानने के बाद कि दुनिया में सब कुछ रिलेटिव होता है, इतना जानने के बाद अब हम लोग इतिहास की बात कर सकते हैं। अब हम लोग इतिहास की बात कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, इतिहास की रिलीजन स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है अभी तक कि अर्थ फ्लैट है, स्फेरिकल नहीं है, अंडा किधर नहीं है, फ्लैट है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, नाम नहीं लूंगा नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा। एनीवे, हाँ, ये इनर्शियल फ्रेम भले ही डिफाइन कर दिया गया, कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भले ही डिफाइन कर दिया गया, सच यह है कि दुनिया में इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं। आप कहीं भी ऑब्जर्वर, बस में, ट्रेन में, लिफ्ट में, हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में, सैटेलाइट में, किसी भी चीज में, कहीं पे भी, पोल स्टार, सन पे, मून पे, एनी स्टार, गैलेक्सी के सेंटर पे, कहीं पे भी रहते हुए आप ये नहीं कर सकते नाउ आई एम इन रेस्ट और विथ आई एम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपका एक्सेलरेशन होगा ही होगा। यदि मैं अपने आप को देखूं तो अर्थ पे मैं ऐसे घूम रहा हूं यार, ऐसे अर्थ के साथ में ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे ही घूम रहा हूं। अब बताओ, मेरा मोशन कर्व है, भला मैं कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकता था या वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती थी? इसका मतलब दुनिया में कोई भी इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं। अभी आप सोच रहे हो कि सन पे जाके कहोगे नाउ आई एम इन रेस्ट एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दैट इज ट्रू, दैट इज इनर्शियल फ्रेम, आई एम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गलत है। सन भी नहीं रुका है, मिल्की वे के सेंटर के अबाउट सोलर सिस्टम पूरा घूम रहा है और वो भी कर्व मोशन है। तो भला कर्व मोशन में एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है? वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे पोल स्टार, पूरा गैलेक्सी घूम रहा है, पोल स्टार, ध्रुव तारा इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, मिल्की वे, आकाशगंगा, भला पोल स्टार कैसे रेस्ट में हो सकता है? वो कहो कि तारों की स्थितियां बदल जाती हैं क्योंकि वो एक्सिस पे, जो अर्थ का एक्सिस है उस पे नहीं होता। पोल स्टार रेस्ट में इसीलिए दिखता है क्योंकि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हो जाता है, इसीलिए दिखता है। तो इसलिए नहीं कि पोल स्टार रेस्ट में होता है और बाकी तारे चलते हैं, सब त्रिशी मंडल और फलाना और ढेमकाना सब दिखता है। ठीक है, तो
कनिष्का नायक नहीं, वो मैं हम लोग आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, देखेंगे। सो आप लोगों को ये समझ में आया कि दुनिया में कोई भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि कहीं भी रह के तुम ये नहीं कह सकते, जैसे मैं अभी नहीं कह पा रहा हूं कि मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं। कहीं भी रह के, अर्थ के सेंटर पे रह के भी नहीं कह सकते, पोल पे रह के, पूरा अर्थ घूम रही है भाई, सन पे रह के, पोल स्टार। इसका मतलब जब यहां तक नहीं रह के कह सकते तो भला बस में, लिफ्ट में रह के आप कैसे कह सकते हैं, एरोप्लेन में और उन सब में। तो एक तो ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये हाइपोथेटिकल ही हो सकता है, इमेजिन ही किया जा सकता है, रियल में नहीं, तो पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है। फिर से वही बात आ गई। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी अर्थ पे जीते हैं। स्पेस में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, एस्ट्रोनॉमी में, नासा में, इसरो में ये सब होती है। हम लोगों का एक जो कॉमन मैन है, इन्वेंशन और डिस्कवरी जो कुछ होती है ज़्यादातर हम लोग यहीं पे बात करते हैं अर्थ पर। इसीलिए सब कुछ अर्थ वाली वेलोसिटी सबको मिली हुई है। इसीलिए क्योंकि सबको मिली है इसलिए कह देते हैं किसी को नहीं मिली है। और अर्थ को रेस्ट में मान के इनर्शियल फ्रेम बना लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ रियलाइजेशन मान लेते हैं। और हम लोग आगे से यही मानेंगे। फिलहाल हम लोग बातचीत ब्रॉडर वे में कर रहे हैं, पर अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं जो कि रियली में है नहीं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं, बोलो। बाय डिफॉल्ट हम लोग, अच्छा पता चल जाएगा जब कहेगा अर्थ इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं, तो अब पता चल गया कि ये तो यूनिवर्स के लेवल की बात हो रही है, अर्थ के लेवल की बात हो रही है। लेकिन जब बातचीत होगी बस के, लिफ्ट की, बस, लिफ्ट, दिस, दैट, डॉग, एलिफेंट, मैन, कार, पार्टिकल, दे, है ना, तब अर्थ को क्या मान लिया गया है, इनर्शियल फ्रेम। अर्थ के रोटेशन को ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक बड़े लेवल पे क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम तक की बात ना हो, या ग्रेविटेशन चैप्टर ना हो, जिसमें ग्रेविटेशन में पूरे केपलर्स लॉ और सन और इलिप्टिकल पाथ एंड दिस एंड दैट एंड मून ना हो, तब तक हम लोग अर्थ को क्या मानते रहते हैं, रेस्ट में मानते हैं, परमानेंट रेस्ट में मानते हैं, ग्राउंड को रेस्ट में मानते हैं, जो कि नहीं है। 1600 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, और ये कैलकुलेट करके बता रहा हूं। इस तरह का लेक्चर शायद ही आपको कहीं मिलेगा कि मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं कि माई स्पीड राइट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज 1600 किलोमीटर पर आवर, इग्नोरिंग अदर वेलोसिटीज ऑफ दिस अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। मैं अपना अभी सन के अबाउट वाला 365 दिन में चक्कर मारने वाला छोड़ा हुआ हूं। अभी अर्थ के अबाउट केवल अपने एक्सिस के अबाउट घूमने वाला 1600। यदि मैं सन के अबाउट ले लूं तो ये हजारों लाखों किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यदि मैं गैलेक्सी का ले लूं तो और ज्यादा अर्थ का हो जाएगा। यदि गैलेक्सी का भी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के अबाउट ले लूं तो और ज्यादा हो जाएगा। इससे इमेजिन कर सकते हैं माई स्पीड राइट नाउ इज अरबों खरबों किलोमीटर पर आवर राइट नाउ। अभी तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप समझ रहे होंगे तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि जरा साइंस किस तरह से इवॉल्व होते हुए, एडवांस होते हुए, अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते हुए, खुद को ही खोजते हुए कैसे यहां तक पहुंचा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट, या जो भी पहले, यदि मैं कहूं कि नाम लूंगा तो ज़्यादा, अरिस्टार्कस एक बड़ा नाम है, सोक्रेटिस है ना, अरिस्टोटल, गैलीलियो, ये सब, गैलीलियो तो इधर का नाम है। 500 BC, 500-600 BC, 500-600 बिफोर क्राइस्ट, अंग्रेजी कैलेंडर से की शुरुआत होने से 500-600 साल पहले भी बातें हुई हैं। और लोग
ऑब्जर्व किए हैं स्टार्स को, उनके 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 लाइन ऑफ कनेक्शन को ऐसे लाइन बना बना के लोगों ने स्टडी किया है, और लोगों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। टॉलमी रहे हैं, है ना, प्लेटो, और क्या क्या, बहुत एक लंबी सी फहरिस्त है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिलीजन, जो धर्म है, स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, जो गॉड के द्वारा बनाई गई दुनिया कही जाती है, हालांकि मैं नहीं मानता, आप लोग हो सकता है ज़्यादातर लोग मानते होंगे। उसमें क्या व्यवस्था है? जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी? जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक, तो आप लोगों को मैं थोड़ा समझा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा मजा आ जाए आज के लेक्चर में, है ना। एनीवे, तो आप लोग रेफरेंस फ्रेम आप लोग लिख लिए। मैं समझ रहा हूँ कि रेफरेंस फ्रेम आप लोग समझ गए हो कि रेफरेंस फ्रेम कैसे डिसाइड होगा, और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आएगा फिलहाल और कितना नहीं आएगा, तो मैं ट्राई किया कि आपको उसी तरह बताऊं और आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो आपको मैं बता दूं कि क्यों नहीं इनर्शियल फ्रेम दुनिया में है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करें। जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी। हाँ, ये आखिर ये 3 बातें आज हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आज लेक्चर थोड़ा ओवर हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग ना, सभी लोग। उल्टा तो नहीं दिख रहा है? सही है ये? हाँ, यहां पे उल्टा दिख रहा है मेरे। एनीवे, जियोसेंट्रिक थ्योरी लैटिन वर्ड है ये। जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक थ्योरी। जब तक साइंस का बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ था, तो स्क्रिप्चर्स में सब जगह पहले, जब ये स्क्रिप्चर्स मतलब जो हमारे काव्य हैं, ग्रंथ हैं, जिनसे उपदेश लेके जो मौलवी और पंडा लोग, चाहे जो फादर पादरी जो भी उपदेश देते हैं, जो रिफरेंस लेके, दैट इज स्क्रिप्चर्स। जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात की गई है। अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। अर्थ ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, एंड एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड इट। अर्थ ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सारी चीजें चल रही हैं। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि क्या आपको लगता है कि अर्थ चल रही है? आप अर्थ पे खड़े होंगे, बैठे होंगे, आपको लगता है कि अर्थ चल रही है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो कहीं भी जाके देखेंगे आपको लगेगा कि अर्थ रेस्ट में है, और आपको दिखेगा कि सन ईस्ट में निकला, ऐसे जा रहा है, उधर डूब गया। मून निकला, यहाँ से गया उधर। स्टार्स यहाँ से वहाँ, शाम को यहाँ दिखे, बाद में वहाँ दिखे। इस तरह का देखा गया। देखने वाले नेकेड आई से ऑब्जर्व करते रहे और जियोसेंट्रिक थ्योरी दे डाले। सभी लोग जियोसेंट्रिक थ्योरी के आगे लिख लें। इसका कंसिडरेशन है अर्थ इज अ सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। अर्थ इज अ सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड इट, है ना। ये थ्योरी है, और सही भी लग रहा था। लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि अच्छा ये भी थ्योरी है। दूसरा, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। बाद में कोपरनिकस और क्या क्या गैलीलियो, केपलर, टाइको ब्राहे, एक बड़ी लंबी सी फहरिस्त आई सामने। लंबा सा एक दौर आया अरिस्टार्कस की, और के मैं बात भी कर रहा था कि पहले इस तरह का ऑब्जर्वेशन तो शुरू हो चुका था 500 BC। बाद में आया कि ऐसा है कि ये ज्योमेट्री बना बना के और सोलर ल्यूनर एक्लिप्सेस और ये सब देख हो के कीन ऑब्जर्वर थे ये लोग, और देख के उन्होंने बताया कि ये ऐसा है कि अर्थ सेंटर नहीं है, अर्थ रुका हुआ नहीं है, बल्कि सन रुका हुआ है। हीलियो स्टैंड्स फॉर सन,
सेंट्रिक मतलब सेंटर, थ्योरी मतलब थ्योरी। सो सन इज अ सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, सन इज अ सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। तो कोपर्निकस, टाइको ब्राहे, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, दिस दैट, एक लंबी सी फेरिस्त आई और ये हुआ कि ये गलत है थ्योरी, थ्योरी ये सही है, सन रेस्ट में है और बाकी अदर 8 प्लैनेट्स, अब तो बहुत सारे और भी डिस्कवरीज होती जा रही है। सो सन रेस्ट में है, बाकी अर्थ घूम रही है, ठीक है। अच्छा, बाद में 1960 के अराउंड 60-80s इन बिटवीन बहुत तेजी से डेवलप हुआ। हबल्स, एडविन हबल एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्हीं के नाम पे बड़े बड़े टेलीस्कोप बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, स्पेस सेंटर्स, हबल टेलीस्कोप। और उनका एक ग्रुप था साइंटिस्ट का, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था। हालांकि बिग बैंग के पीछे बहुत सारे लोगों का भी अपना हाथ रहा है, बहुत कुछ बताए लोग। उन्होंने बताया कि एक पॉइंट था, पूरा होल यूनिवर्स वाज अ पैक्ड इन नट शेल, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, कंसंट्रेटेड, पूरा ब्रह्मांड इतने में एक नट शेल में बंद था, एक्सप्लोड हुआ और बाकी ये चीजें बनी और सब घूम रही हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट होल एनर्जी मास सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड मोमेंटम टू पूरा घूम रहा है। यही कारण है कि 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। उस 100 बिलियन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे। उस आकाशगंगा एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। उस स्टार्स में 100 बिलियन स्टार्स में से एक स्टार सिस्टम का नाम है सोलर स्टार सिस्टम, और सोलर स्टार सिस्टम में एक प्लैनेट का नाम है अर्थ, और अर्थ का अपना एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है, मून आप वेल नोन है। तो नहीं, बिग बैंग थ्योरी, शाश्वत पांडे, बिग बैंग थ्योरी इज रॉन्ग और राइट, ये अलग अलग बात है। इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, अभी इस पे हमें नहीं जाना है ना। तो ये पता चला कि एवरीथिंग इज मूविंग, दुनिया की सारी चीजें मूव कर रही हैं। कैंसिल हो गया ये। कहा गया कि सन रेस्ट में कैसे हो सकता है जब मिल्की वे, आकाशगंगा, मतलब एवरी गैलेक्सी इज रिसीडिंग अवे। ये तो प्रूव हो चुका है डॉपलर इफेक्ट से। बिग बैंग थ्योरी पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, लेकिन मतलब यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इस पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। ओके, सो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, स्क्रिप्चर्स फेल, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी फेल। अब आया कि भाई दुनिया में तो कोई रेस्ट में अब है ही नहीं, बिग बैंग, या उसको सही मानिए चाहे गलत मानिए, एवरीथिंग इज रिसीडिंग अवे अवे अवे। पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ऑल द हेवनली बॉडीज आर गोइंग अवे, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस अमंग्स्ट देम आर इंक्रीजिंग। एक अपना एक डिबेट है, ये साइंस का हिस्सा है, एस्ट्रोनॉमी, उस पर नहीं जा रहा हूं। जब ये पता चला कि दुनिया में अब कोई रेस्ट में नहीं है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, इनर्शियल फ्रेम अब कहीं नहीं है। अब ये क्वेश्चन हो गया, देन वी कैन नॉट मेजर, बड़ा साइंस के लिए बड़ा स्टेटमेंट, वी कैन नॉट मेजर स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग एनी टाइम। दुनिया में अब किसी भी चीज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अब ये सब चीजें मेजर नहीं की जा सकती हैं एग्जैक्ट, क्योंकि बिफोर बीइंग टू मेजर एनीथिंग यू हैव टू कम इन रेस्ट। आपको रेस्ट में आना होगा, नहीं तो वेलोसिटी, रेस्ट में आएंगे तभी एक्चुअल वेलोसिटी मेजर कर पाएंगे। यदि आप मोशन में होंगे तो आप रिलेटिव मोशन ही मेजर कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब ये मत कहना कि सर स्पीड ऑफ लाइट को कैसे मेजर किया गया ना, तो फिर से वो अलग थ्योरी है। फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उसको सुनने की जरूरत है। तब एक काम कहा, जीने का एक तरीका कहा गया, जीने का एक तरीका बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया
ये कहा गया कि यहां से देखोगे तो सही होगा, सब कुछ गलत हो गया, यहां से देखोगे तो सही होगा तो ये भी गलत हो गया। बाद में ये बिग बैंग थ्योरी, इसको बिग बैंग भी लिख सकते हैं इसके बीच में। अच्छा है, बिग बैंग थ्योरी को यदि बिग बैंग थ्योरी को यदि हम लोग सही न भी माने तो एवरीथिंग इज रिसीडिंग ना, दो दूर जा रहे हैं, तो बिग बैंग थ्योरी आ गई, वो कह दिया कि ऐसा है भाई कि ये भी सही नहीं है, सब कुछ मूव कर रहा है। मजबूरी में कहना पड़ा ऑब्जर्वेशन, और फिर लौट के वहीं चले गए। कहा गया कि आई एम द नॉट, अर्थ इज नॉट अ सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, सन इज नॉट अ सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, center of galaxy is not a center of whole universe, that point of singularity where big bang was created, explosion was there happened, so वो भी नहीं है क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं, पता नहीं चला। मजबूरी है, I am the center of whole universe, what I am observing that is true, self centric, I am the self centric theory, मतलब सब गया भाड़ में, कुल गया भाड़ में। यदि ऐसा कह दिया जाए कि जो तुम देख रहे हो सही नहीं है, जो वेलोसिटी कर रहे हो सही नहीं है, तो एक काम किया जाएगा, एक काम करें, जो हम देख रहे हैं वही सही है, जो हम महसूस कर रहे हैं वही सही है। आई एम द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, मैं ही ब्रह्मांड का केंद्र हूं, जो मैं देखूंगा वही सही है, बस। मैं तो कहता हूं कि यदि दुनिया को देखना है तो एक कहीं पे लिख लेना बड़े से कि भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। इस टाइप की जिंदगी जीना शुरू करना, तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और ये कह के अपनी जिंदगी जियो, पढ़ो, समझो। और वही बात हुई सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी में कि भाड़ में जाए थ्योरी, भाड़ में जाए दुनिया और हम बजाए हारमोनिया। मतलब हम तो अब तो हम जो देखेंगे, मोशन, जो कुछ महसूस करेंगे, देखेंगे, वही सच है। दैट इज सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी, दैट इज सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी। आप लोगों को, हमको लगता है कि आप लोगों को सबको मजा आया होगा। अब हम लोग वीडियोस देख लेते हैं, मोशन देख लेते हैं, फटाफट उसकी बात कर लेते हैं, और अगले क्लास में हम लोग फार्मूला और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग देखें, तो मेरी बात सुने ध्यान से। ये देखिए, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये गाड़ी चल रही होगी, ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी, ये देखिए चल रही है, और चीजें ऐसा लग रहा है कि मोशन इधर हो रहा है, चाहे ऐसे आता हुआ नजर आ रहा है। इसमें उतना क्लियर नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे आता हुआ नजर आ रहा है। ये रिलेटिव मोशन है। जब आप मोशन करते हैं, ऐसे जाते हैं, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे? रेस्ट में, और चीजें कहेंगे कि सारी चीजें चल रही हैं, इधर आ रही हैं। दूसरा पॉइंट, ये देखिए, यदि आप किसी बस में बैठे हुए हैं, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। यदि रेस्ट में नहीं होता तो डिस्टेंस घटता बढ़ता ना। ये अंदर में सभी चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और बाहर की चीजें ऐसा लग रहा है कि पीछे भाग रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी कहता है कि आई एम रेस्ट, एंड पेड़ पौधा, घर गृहस्थी, खेत खलिहान आर मूविंग बैक साइड, जबकि ये ट्रू नहीं है। लेकिन सेल्फ सेंट्रिक कहता है इट इज ट्रू। यदि आप देखेंगे, ये देखिए जिसको मैं बात कर रहा था, यदि आप आउटसाइड न देखें, तो आप कोई किताब पढ़ें अंदर में, तो आपके रिस्पेक्ट में किताब रेस्ट में है, सीट रेस्ट में, सब कुछ, और बाहर न दिखें तो आपको मोशन का पता नहीं चलेगा। ये देखिए, जो पास में चीजें होती हैं बहुत हाई स्पीड से पीछे की तरफ भागती हैं, जबकि सच यह है कि वो नहीं भाग रही होती हैं, आप जा रहे होते हैं। दिस इज सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी, जो आपको दिख रहा होगा। ये है, ये आप देखेंगे, ऑब्जर्व करिएगा, वेलोसिटी उसकी भी उतनी ही होती है जो करीब में होती हैं चीजें, और वेलोसिटी दूर वाले की भी उतनी ही होती है जो ज्यादा डिस्टेंस पे होती हैं, उनकी भी वेलोसिटी बैक साइड ऑब्जर्वेशन
लेकिन गड़बड़ क्या होता है, आपको दिखेगा पास वाली चीजें ज्यादा तेजी से भाग रही हैं और दूर वाली चीजें ज्यादा तेजी से नहीं पीछे भाग रही हैं। और यही रिलेटिव मोशन है कि क्योंकि ये आपको एंगुलर वेलोसिटी के तौर पे दिखता है, जबकि वेलोसिटी उसका भी सेम होता है, डिस्टेंस होता है, इसलिए इस तरह का डिफरेंस आता है और आपको अर्थ घूमती हुई ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो पास वाली चीजें ज्यादा तेजी से भागती हैं, दूर वाली चीजें क्योंकि एंगल कम बन रहा होता है, हमारा आंख का जो सेंसेशन है वो एंगल वाले को लेके परसीव करता है। तो दूर से एंगल कम बनेगा और पास से एंगल ज्यादा बनेगा, इसीलिए वेलोसिटी हमें ज्यादा महसूस होती है, जबकि पीछे जाने का रेट सब पॉइंट का सेम होता है। और जब इस तरह का वेलोसिटी डिफरेंस होता है तो इसके रिस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि बगल वाला ये बहुत तेजी से पीछे जा रहा है और ऐसा लगता है कि घूम रहा है ऐसे ऐसे। यदि कोई रेस्ट में है तो रेनिंग वर्टिकल दिखाई देता है और जैसे ही दौड़ता है रेनिंग आपको ऐसे दिखाई देता है, हम लोग पढ़ेंगे। यदि वर्टिकल कब दिखाई देता है, रेस्ट में। जैसे ही दौड़ेगा वैसे ही रेनिंग आपको ऐसे दिखाई देगी, दिखाई देगी, होगी नहीं, दिखाई देगी। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, 30 किलोमीटर पर सेकेंड Earth's orbit. How much high speed is not per hour? मतलब हम लोग अर्थ के एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अर्थ के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, अर्थ के अबाउट, इक्वेटर पे मेरी वेलोसिटी है 1600 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या नहीं लिया गया है, सन के अबाउट वाला नहीं लिया गया है। सन के अबाउट वाला है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना किलोमीटर पर आवर, तुम 3600 मल्टीप्लाई कर लो, 3600 मल्टीप्लाई कर लो। इसमें सोचो ये पहुंचने वाला है अबाउट लाख किलोमीटर पर आवर। जो मैं कहा था बात सही हुई कि नहीं। सो माई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सन इज ऑलमोस्ट मिलियंस किलोमीटर पर आवर। सरप्राइजिंग। एनीवे आगे ये देखिए यहां पे स्पीड का रिलेटिव मेजरमेंट दिखाया गया है। अर्थ के रिस्पेक्ट में जब मैं घूम रहा हूं, देखो 1670 लिखा हुआ है, दिख रहा होगा तुम्हें, 1600 किलोमीटर पर आवर, इसी को मैं बोला था। ये देखो कितना धीरे धीरे, इसी के रिस्पेक्ट में सब कहा जा रहा है। अब अर्थ की ऑर्बिटिंग सन के अबाउट देखो लाख कहा था, याद है तुम्हें, 1,07,200 किलोमीटर पर आवर अर्थ की स्पीड है सन के अबाउट। और इसके रिस्पेक्ट में देखो मेरा स्पीड ये माना जाए तो अर्थ खुद ही इतने से भाग रही है। मिल्की वे सन सोलर सिस्टम का जो स्पीड है, मिल्की वे आकाश गंगा के सेंटर के अबाउट देखो क्या दिया हुआ है, 8,28,000 किलोमीटर पर आवर। 8,28,000 किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, देखो ये फोटो में। अब ये देखो मिल्की वे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, पूरे यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है साथ में पूरा घूम रहा है, उसकी स्पीड देखो सरप्राइजिंग 21 लाख, नॉट 21 लाख, कितना लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 1,60,000, 2 करोड़ 1,60,000 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर सेकेंड, 600 किलोमीटर पर सेकेंड। ये नॉट 2 करोड़, 21,60,000। ये सोच रहा था कि करोड़ कैसे, यानी 21,60,000। दिस नॉट 2 करोड़ 1,60,000, दिस 21,60,000 किलोमीटर पर आवर। और हमको लग रहा है आप यदि 21 लाख किलोमीटर पर आवर तो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल तो नहीं, लेकिन
थोड़ा सरप्राइजिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग का स्पीड है। माई स्पीड इज दिस मच राइट नाउ। देख रहे हो कितना, ये देखो स्पीड देखो इसकी, इसके रिस्पेक्ट में स्पीड देखो, समझ आ रहा है? ये स्पीड है, ये वाला जो दिखा रहा है। एनीवे, तो हमको लगता है कि अंदाज भी नहीं लग पा रहा है, कोई बात नहीं, अंदाज नहीं। आज आप लोगों को, अच्छा हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बात ना, यदि ध्यान से, यदि इसको ये रेस्ट में है और ये घूम रहा है और इससे थोड़ी कम स्पीड इसकी है, एंगुलर स्पीड इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसके येलो के रिस्पेक्ट में दोनों का सर्कुलर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से, ताकि हम लोग आगे ज्यादा इमेजिन कर पाए। इमेजिनेशन यदि आपका नहीं होगा, रिलेटिव मोशन और फिजिक्स आपको नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। यदि ये रेस्ट में है, इन दोनों का सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो आप देख ही पा रहे होंगे कि एंगुलर स्पीड दोनों का अलग अलग है। यदि आप इस पे बैठ जाएं, यदि आप ब्लू वाले पे बैठ जाएं, तो सेल्फ सेंट्रिक कहेगा आई एम इन रेस्ट। कैसे कहेगा? जैसे अभी मैं कह रहा हूं, जैसे आप जहां बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, तो ब्लू वाला कहेगा भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया, हम रेस्ट में हैं, आई एम अ सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दैट इज ट्रू, दैट इज राइट। बाकी सब पेड़ भागते हैं, दीवार भागती है, फैन भागता है, सब कुछ चलता है, मैं हमेशा बस में बैठा हूं तो रेस्ट में हूं, लिफ्ट में बैठा हूं तो रेस्ट में हूं, कहीं भी हूं तो मैं रेस्ट में हूं, और जो मैं देख रहा हूं वही सही है। पता है, जब तुम इस पे बैठ के, मतलब इसके ब्लू के रिस्पेक्ट में बात करोगे, देखो येलो का मोशन कैसा होगा, ये देखो। येलो का मोशन तो ठीक है सर्कुलर होगा, लेकिन रेड का मोशन देखो कितना खतरनाक है। ये देखो रेड का मोशन, ये देखो रेड का मोशन, सरप्राइजिंग रेड का मोशन। सो मोशन ऑफ रेड विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू, मोशन ऑफ रेड विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू इज लाइक दिस। मतलब सोचने में भी कितना कठिन लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं तुम्हें आज हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक पढ़ाया था वो तुम्हारे सामने है। यदि सन को यदि रेस्ट में माना जाए तो जो प्लैनेट्स हैं उनका देखो पाथ सर्कुलर दिखाया गया है, एलिप्टिकल होता है सर्कुलर, ये तो समझाने के लिए है ताकि कट ना करे। तो ये देखो सब सारे प्लैनेट का कैसा है दिख रहा है। अर्थ देखो ब्लू में है, घूम रही है अर्थ दिख रहा है तुम्हें, है अर्थ ब्लू। अब अर्थ पे हम लोग हैं तो याद है, देख लेना, सन चलता हुआ नजर आता है, सन चलता हुआ नजर आता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो सन रेस्ट में है, यदि अर्थ को क्या किया जाए रेस्ट में, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन का मोशन देखो, अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ को रेस्ट में मान के सन का देखो, और बाकी का मोशन कितना डरावना हो रहा है आप देख सकते हैं। बाकी का मोशन कितना डरावना है आपके सामने है, देख रहे हो। ये वाला वही मोशन है, देखो ये वाला जो कैसा मोशन है, कैसा मोशन है। यदि अर्थ को रेस्ट में माना जाए बजाय इसके सन को रेस्ट में मानने के, तो कितनी भयावह स्थिति आ रही है रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वेशन के। ये देखो, यदि अर्थ के अबाउट यदि मून ऐसे घूम रहा है ना, तो उससे रिलेटेड जो वो पॉइंट जो तुम्हें नहीं दिख सकते, स्टार वाले, जो स्टार्स बंद हो जाते हैं तुम्हें दिखना, वो पोजीशन घूमने के कारण ऐसे, अर्थ के अबाउट मान ले सन है, अर्थ के अबाउट ये मून घूम रहा है ऐसे, तो कौन कौन सी चीजें पीछे बंद होगी, तो पहले ऐसे जाके बंद होती हैं पीछे वाली, फिर लौटती हैं, फिर जाती हैं। ये वो लाइन दिखाया गया है जिसके कारण हम लोग नहीं देख पाएंगे। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। सो जो एक्लिप्सेस या जो इनविजिबिलिटी आती है, जो इनविजिबिलिटी आती है वो इसी कारण से आती है। हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे
ये देखो, यदि इनको रेस्ट में माना जाए, फ्रेम जो रियल में लिफ्ट या कोई भी चीज, रोड पे कोई रूम, ये दोनों रेस्ट में हो, तो ये देखो कोई चीज चल रहा है जाके रुक गया, एक्सिलरेट हुआ फिर रिटार्ड हुआ और जाके रुक गया। यहां पे देखो, यदि हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बात करें, कह दें कि आई एम इन रेस्ट, जो चल रहा है उस पे जाके बैठ जाओ, कहो कि मैं रेस्ट में हूं, तो बाकी सारी चीजें इधर जाती हुई नजर आने लगेंगी। हर एक चीज रूम में चलता हुआ, यदि मैं इधर की तरफ चलूं तो मैं कहूंगा रेस्ट में हूं, बाकी सारी चीजें पीछे भाग गई। तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और आज का लेक्चर इतना ही। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिलेटिव मोशन क्या है। अब हम लोग फार्मूला और डेरिवेशन और एप्लीकेशन देखेंगे अगले क्लास में। हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।